आज का हमारा टॉपिक महासागरीय निक्षेप है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे ही क्लियर है, निक्षेप का मतलब होता है अवसादों का जमाव। तो अब महासागरों में जब जमा होगा तो उसी को हम लोग महासागरीय जमाव कहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, महासागरीय निक्षेप। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया महासागरों में होने वाले असंगठित जमाव को ही महासागरीय निक्षेप कहेंगे। अब इसमें जोड़ दीजिए अपर्दन के विभिन्न कारकों से। नदी से ज़्यादातर आता है, सागरीय लहर है, इस तरह से बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, चूंकि विभिन्न स्रोतों से महासागरीय निक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए इसको कई 3 कैटेगरियों में रखा गया है। एक तो है जो स्थल से प्राप्त होता है, उसे हम लोग स्थलजात या भूमिज, जमीन से जो प्राप्त हो, स्थलजात और या भूमिज निक्षेप कहेंगे। दूसरी कैटेगरी इसकी है जैविक निक्षेप की है। तीसरी कैटेगरी है लाल मृत्तिका की। ये 3 कैटेगरी में हम लोग महासागरीय निक्षेप को रखते हैं। अब इसमें जो स्थलजात निक्षेप है, ये चूंकि इसमें खनिज तत्व होते हैं सिर्फ और जमीन से प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम लोग अकार्बनिक निक्षेप बोलते हैं। ठीक है, और ये जैविक निक्षेप, इसलिए इसको हम लोग कार्बनिक निक्षेप बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है। लाल मृत्तिका भी एक प्रकार से जमीन से ही प्राप्त होती है, इसलिए भी अकार्बनिक निक्षेप का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब जो है इसको हम लोग एक तरफ से देख लेते हैं सबकी विशेषताओं के बारे में। तो ठीक है, इतना बात क्लियर कि महासागरीय निक्षेप की 3 कैटेगरी है, एक स्थलजात, एक जैविक, एक लाल मृत्तिका। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला स्थलजात निक्षेप। स्थलजात निक्षेप को साइज के आधार पर, जो कण हैं, जो निक्षेप है, उनको साइज के, उनके आकार के आधार पर उसको हम लोग ऊपर से नीचे व्यवस्थित करते हैं। तो पहला जो कैटेगरी है वो गोलाश्म की है। गोलाश्म, फिर बजरी, फिर रेत, फिर सिल्ट, फिर चीका, फिर पंख। ठीक है, यानी कि इसका मतलब गोलाश्म जो है, आकार सबसे ज़्यादा गोलाश्म का आकार है, और कुल के नीचे जाएंगे आकार कम होता जाएगा, और इसमें सबसे कम आकार का जो होता है उसका नाम है पंख। ठीक है, तो पंख को कुल के कणहीन भी कहा जाता है। तो अब पंख 3 प्रकार का होता है ऐसे, एक तो लाल हो गया, एक नीला हो गया, एक हरा हो गया। अब लाल और नीला ही हरे पंख में कन्वर्ट होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। लाल पंख में रासायनिक परिवर्तन हुआ, हरे में कन्वर्ट हुआ, नीले में रासायनिक परिवर्तन हुआ, हरे में कन्वर्ट हुआ। लाल को हम लोग, इसका जो रासायनिक नाम है उसका नाम है फेरस ऑक्साइड, इसका नाम है फेरस सल्फाइड। तो ये नाम है फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, और ये दोनों कन्वर्ट हो जाता है हरे पंख में। तो स्थलजात निक्षेप यही है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले से हम जान रहे हैं कि यह कार्बनिक निक्षेप में आता है, क्योंकि इसमें कार्बनिक तत्वों की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये स्थलजात निक्षेप हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग जैविक निक्षेप में। जैविक निक्षेप की 3 कैटेगरी है। एक है नैरेटिक, एक है पैलेजिक। ठीक है, पैलेजिक नैरेटिक जो है छिछले जलीय भागों में इसका निक्षेप होता है,
और पैलेजिक का निक्षेप गहराई वाले भागों में होता है। ठीक है, अब पैलेजिक को फिर दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, एक चूना प्रधान, एक सिलिका प्रधान। ठीक है, अब चूना प्रधान में दो कैटेगरी फिर होती है, यानी कि ऐसा निक्षेप जिसमें चूना ज़्यादा हो चूना प्रधान होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं चूना प्रधान। जिसमें सिलिका की मात्रा हो उससे सिलिका प्रधान बोलेंगे। इसकी दो कैटेगरी है, एक का नाम है टेरोपाड, एक का नाम है ग्लोबजरीना। ये हो गया। सिलिका प्रधान की दो कैटेगरी है, एक का नाम है डायटमिक, एक का नाम है रेडियोलैरियन। ठीक है, तो ये हो गया। तो और इसमें भी ये अपेक्षाकृत ऊंचाई पर निक्षेप होता है, ऊंचाई पर, और ये अपेक्षाकृत गहराई में होता है, यानी कि इसमें भी ये गहराई में होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लियर है। जैविक निक्षेप दो, नैरेटिक और पैलेजिक, फिर पैलेजिक फिर दो, चूना प्रधान सिलिका प्रधान, फिर चूना प्रधान में फिर दो, टेरोपाड ग्लोबजरीना, और सिलिका प्रधान में डायटमिक और रेडियोलैरियन। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे। अगला टॉपिक है लाल मृत्तिका। इसी में रेड क्ले, लाल मृत्तिका। ये इसकी खासियत ये कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बनता है। ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्राप्त अवसाद, प्राप्त चट्टानों, निर्मित चट्टानों के से प्राप्त अवसाद, निर्मित ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित चट्टानों से प्राप्त अवसादों से बनता है। ये अवसादों से बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये महासागरीय नितल पर ज़्यादातर देखा जाता है। कहाँ पे? महासागरीय नितल पर। नितल का तो समझ ही रहे हैं। नितल माने जो है, जब हम लोग महासागरीय नितल की उच्चावच पढ़ रहे थे तो उसमें नितल का मतलब ये था कि जो गंभीर सागरीय मैदान था, जो एकदम डीप सी प्लेन जिसे आप लोग बोलते हैं, उस एरिया में मोटा मोटा मान के लिए। तो महासागरीय नितल का कुमला के, हालांकि सब आ जाएगा लेकिन मेन उसी एरिया में, बाकी कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो महासागरीय नितल के गहराई वाले भागों में, कुमला के डीप सी प्लेन की बात कर रहा है वो, गहराई वाले भागों में ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित चट्टानों से प्राप्त अवसादों से जो निक्षेप होता है उसे हम लोग लाल मृत्तिका कहते हैं। ये भी अकार्बनिक में आता है। तो कुमला के तीन कैटेगरी आपकी हो गई। महासागरीय जो जमाव होता है, निक्षेप होता है, एक है स्थल जात, एक होता है जैविक, और एक होता है लाल मृत्तिका। एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्योंकि जो महासागरीय नितल की उच्चावच में महाद्वीपीय मग्न तट होता है, जिसे आप तटीय क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ ढाल काफ़ी कम होता है, इसलिए ज़्यादातर निक्षेप जो है उसी एरिया में होता है। और इसीलिए वो क्षेत्र जो होता है वो जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं, जो पंख है, पंख हम लोग पढ़ रहे थे कि पंख तीन प्रकार के होते हैं। तो उसमें एक है लाल पंख, एक है हरा पंख, एक है नीला पंख। तो जो लाल पंख है, लाल पंख, एक है हरा पंख, एक है नीला पंख। तो एक फैक्ट है, हम लोग याद कर लेते हैं, एग्जाम में काम करेगा। लाल पंख जो है पीला सागर और ब्राज़ील तट में ज़्यादा पाया जाता है। पीला सागर और ब्राज़ील तट। ठीक है, और हरा पंख जो है वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका का तट, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका का तट, इसके लिए जाना जाता है। और जो नीला पंख है वो भूमध्य सागर, आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर और आर्कटिक महासागर में इस पंख की निक्षेप ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि ये है फैक्ट है, इसको आपको याद कर लेना है। भूमध्य सागर और आर्कटिक सागर
नीला पंख, हरा पंख जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें है, जैसे महासागरीय निक्षेप का महासागरीय वितरण भी है, तो वो सब बहुत एक प्री के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग मोटा मोटा अगर इतनी जानकारी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कोई परिभाषा बोले तो बोलिए, अपरदन के कारकों के विभिन्न सम्मिलित प्रभाव से महासागरीय क्षेत्र में होने वाले अवसादों के संगठित जमाव को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। चूँकि महाद्वीपीय मगध का ढाल काफ़ी कम होता है, इसलिए वहाँ पे निक्षेप ज़्यादा होता है। फिर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले अवसादों के जमाव के आधार पर महासागरीय निक्षेप को 3 कैटेगरी में रख सकते हैं: स्थलजात निक्षेप या भूमि निक्षेप, जैविक निक्षेप और लाल मृत्तिका। स्थलजात निक्षेप को उनकी साइज के आधार पर फिर रख सकते हैं: गोलाश्म है, बजरी है, रेत है, सिल्ट है, चीका है और पंख है। अब पंख को फिर 3 कैटेगरी में रखते हैं उनके कलर के आधार पर: नीला, हरा और लाल। लाल और नीला पंख ही हरे पंख में कन्वर्ट होता है। जैविक निक्षेप कार्बनिक निक्षेप है, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया: नैरेटिक और पैलेजिक। नैरेटिक अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर निक्षेपित होता है, पैलेजिक थोड़ा सा गहराई में निक्षेपित होता है। फिर पैलेजिक को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक है चूना प्रधान, एक है सिल्का प्रधान। चूना प्रधान को फिर 2 कैटेगरी में बांटते हैं, टेरोपाड और ग्लोबजेरना। और सिल्का प्रधान को फिर 2 कैटेगरी में बांटते हैं, जिसका नाम है डायटमिक और रेडियोलेरियन। ये कार्बनिक निक्षेप है। लाल मृत्तिका का निक्षेप सबको पता है कि महासागरीय नितल पर गहराई वाले भागों में ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान निर्मित चट्टानों से प्राप्त अवसादों से इसका निर्माण होता है। ये भी अकार्बनिक निक्षेप का एग्जाम्पल है। इस तरह से ये टॉपिक आपका है, सिंपली एकदम सिंपल टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिएगा, बढ़िया आराम से समझने का प्रयास करिएगा। इसके बाद किताब वगैरह पढ़ेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।